वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अपना सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टीडीएस का है। आज हम लोग सिर्फ आज के लेक्चर में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है या ऐसा कह लें कि एक डेमो लेक्चर है। हम लोग अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग अपने टीडीएस के पूरे बैच में क्या कवर करने वाले हैं, इसको हम लोग सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए, देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें तो हम लोग आज ही समझेंगे टीडीएस के बारे में। और कुछ चीजें हम अपने आने वाले 30 दिनों में टीडीएस के बारे में सीखेंगे। जो थियोरेटिकल पोर्शन है हमारा, जिसमें हम कवर करेंगे, वो सबसे पहले है कि टीडीएस क्या होता है, व्हाट इज टीडीएस। फिर किन लोगों को टीडीएस किन लोगों को टीडीएस फाइल करना जरूरी है, या ऐसा कह लें किन लोगों को टीडीएस फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद किन लोगों को टीडीएस फाइल करने की जरूरत नहीं है। किन लोगों को, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, किन लोगों को टीडीएस फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब जिन लोगों को टीडीएस फाइल करना है, उनको किस रेट से अपना टीडीएस फाइल करना है। क्या हुआ मुकेश? कुछ नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, अब अपना म्यूट कर लो। ठीक है, म्यूट कर लो। अगर जब हम बीच में कुछ पूछेंगे तो हम ऑब्वियसली सभी से पूछेंगे, ठीक है, और जब नहीं है तो म्यूट कर लो, इससे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चलो ओके। अगर जिनका टीडीएस कटना है, किस रेट से उनका टीडीएस कटना है, और जो टीडीएस हमने काट लिया उसको कब गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है, ये हो गई एक बात। अब टीडीएस तो आपने जमा करवा दिया। अगर मान लीजिए आपने टीडीएस समय से जमा नहीं करवाया तो क्या होगा? ठीक है, उसके बाद टीडीएस का अमाउंट तो आपने जमा करवा दिया, लेकिन अब आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की भी जिम्मेदारी है। अब अगर आपने रिटर्न फाइल करवा दिया तो ठीक है, और अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं करवाया तो क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक हो गई बात। ये एक थ्योरी का पोर्शन है, इसको आज के लेक्चर में ही कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक की बात में जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी कवर होने वाली हैं कि टीडीएस क्या होता है, कौन लोग टीडीएस फाइल करना जरूरी है, किन लोगों को टीडीएस नहीं फाइल करना है, किस रेट से टीडीएस फाइल करना है, टीडीएस कब तक जमा करवाना है, नहीं जमा करवाया तो क्या होगा, और रिटर्न फाइलिंग कब तक करनी है, अगर नहीं करी तो क्या होगा। ये एक बेसिक बेसिक बात है जो कि टीडीएस को पढ़ने से पहले या टीडीएस को जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात और भी है कि ये बैच पूरा पूरा प्रैक्टिकल बैच है। थ्योरी का पोर्शन अब पूरे बैच में अगर हम मिला भी ले तो शायद 20% से ज्यादा नहीं निकलेगा। 20% पोर्शन सिर्फ जो है आपका थियोरेटिकल पोर्शन है। 80% चीजें प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल चीज में क्या होगा? सबसे पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है टैन कार्ड। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है, जो इनकम टैक्स की शुरुआत होती है वो होती है पैन कार्ड से। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। अभी तक ऐसा कहा जाता था, अब ऐसा नहीं है, अब आधार कार्ड से भी फाइलिंग कराना के लिए कह दिया गया है। लेकिन जब तक आधार कार्ड वाली बात नहीं थी, तब तक ये बात हुआ करती थी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अब अगर आप, जब आधार कार्ड वाली बात को अगर हम 5 मिनट के लिए भूल जाएं,
और अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो बात कुछ ऐसी निकल के आती थी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग हो सकती थी, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आईटीआर की फाइलिंग नहीं हो सकती थी। तो करते क्या थे, पहले पैन कार्ड अप्लाई करवाते थे। अब कुछ इसी तरह की बात टीडीएस में भी आती है। अब किसी का आपको अगर टीडीएस का रिटर्न फाइल करवाना है और आप कहें कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो ये असंभव है कि आप किसी का टीडीएस रिटर्न फाइल करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आधार कार्ड जैसी वाली बात होती नहीं है। यहाँ पर जिसका भी आप टीडीएस रिटर्न जमा कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जमा करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फर्म का जमा कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसका जमा करवाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोई सोसाइटी का, कोई ट्रस्ट का, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या कोई नॉर्मल इंसान इंडिविजुअल, या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई पार्टनरशिप फर्म, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन का आप अगर टीडीएस का रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना टैन कार्ड के उसका रिटर्न भरवाया जा सके? द आंसर इज क्लियरली नो। यहाँ पर कोई आधार कार्ड भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात कही गई है, वो ये है कि आपके पास टैन कार्ड होना चाहिए। अब क्या ऐसा संभव है कि मुकेश, हमारी क्लास में एक बच्चा है मुकेश, जिसका नाम है मुकेश जायसवाल, क्या ऐसा संभव है कि मुकेश के पास पैन कार्ड और टैन कार्ड दोनों होगा? द आंसर इज यस। अगर मुकेश को टीडीएस काटना मैंडेटरी है तो मुकेश के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होगा। ठीक हो गई बात। लेकिन अभी मुकेश ये कहेगा कि मेरे पास तो सिर्फ पैन कार्ड ही है, मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे टीडीएस काटना मैंडेटरी है या नहीं है? तो ये वाली बात तो हम आज सीख लेंगे अपने इस वाले टॉपिक में, हु कैन फाइल टीडीएस रिटर्न। ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम इस बात को समझ लेंगे कि टीडीएस रिटर्न किसको फाइल करना है, टीडीएस रिटर्न किसको फाइल करना है, क्या मुकेश को टीडीएस का रिटर्न जमा करवाना है या नहीं करवाना। ये बात तो आज समझ में आ जाएगी, लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा ये है कि टैन कार्ड के बिना क्या मुकेश टीडीएस की फाइलिंग कर पाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे। मतलब अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले हम टैन कार्ड को अप्लाई करना सीखें। मान लीजिए आपके क्लाइंट के ऊपर लग गया है, टैन कार्ड की रिक्वायरमेंट आपको पता है, लेकिन जब आप टैन कार्ड ही नहीं है तो करेंगे क्या? सबसे पहले टैन कार्ड अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके पास टैन नंबर आ जाएगा और उस टैन नंबर से आप फिर रिटर्न की फाइलिंग शुरू करेंगे। ठीक हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम इस टैन कार्ड की फाइलिंग करने के लिए इसको इनकम टैक्स पोर्टल पर क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले टैन कार्ड की फाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे? इस टैन कार्ड को इनकम टैक्स पर रजिस्टर करेंगे। अब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे कि मान लो कि आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आपको आईटीआर की फाइलिंग करनी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। अब अगर इस बात को दूसरी बात भाषा से भी समझें तो आप ऐसा समझिए कि आपको फेसबुक चलाना है और फेसबुक चलाने के लिए दो ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है लॉगिन और एक होता है साइन अप, एक होता है साइन इन और एक होता है साइन अप। अब साइन इन का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से ही यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएटेड है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। अब नॉर्मली फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना लॉगिन आईडी डालते हैं, ईमेल डालते हैं और जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो पासवर्ड डालते हैं, आप लॉगिन कर लेते हैं। बट कभी ना कभी जिंदगी में आपने उस फेसबुक की आईडी को पहली बार बनाया होगा। जब पहली बार बनाया होगा तो क्या किया होगा? साइन अप किया होगा। उसमें क्या करते हैं, पहले अपना नाम डालते हैं, अपने पिताजी का नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल डालते हैं, और ये सारी डिटेल डालने के बाद क्या करते हैं, हमें रजिस्टर कर लीजिए, हमें रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही हम रजिस्टर हो जाते हैं हमको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। जैसे ही हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है फिर हम जिंदगी भर अपना फेसबुक जब भी खोलना होता है तो हम उसी इनकम टैक्स लॉगिन, उसी फेसबुक की लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह जब जब हमें नया नया टैन कार्ड मिलता है तो हमें उस नए नए टैन कार्ड को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करना होता है। ठीक है, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना रजिस्टर किए तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको फाइलिंग करनी है, आपके पास टैन कार्ड है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर कराने का क्या नियम है, ये जब सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक होगी बात, चलिए। अब उसके बाद आती है
बात कि टीडीएस को डिपॉजिट कैसे करें। अब आपको ये तो पता है कि टीडीएस लग रहा है, आपके पास पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड रजिस्टर्ड भी है, लेकिन अब टीडीएस को कैसे काटें और कैसे जमा करवाएं, कैसे काटें और कैसे जमा करवाएं, इसकी बात भी सीखनी पड़ेगी। कैसे काटना है ये भी बताएंगे और कैसे जमा करवाना है ये भी बताएंगे। लेट फीस को कैसे जमा करवाना है, इंटरेस्ट को कैसे जमा करवाना है। इसका एक चालान आता है, चालान 281। ये चालान 281 ऑनलाइन भी कैसे जमा हो सकता है और ऑफलाइन भी कैसे जमा हो सकता है, इसके बारे में भी बताएं। ठीक होगी बात। ये थी बात टीडीएस को जमा करवाने की। अब इसमें दो रिटर्न होते हैं। दो रिटर्न कौन से होते हैं? एक होता है 26Q और एक होता है 24Q। ये दोनों रिटर्न जब आप टीडीएस जमा करवा लेंगे, टीडीएस जमा करवाने के बाद आपको ये रिटर्न फाइल करना होगा, 24Q और 26Q। अब ये 24Q क्या है, 26Q क्या है, ये भी थोड़ी देर बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। कैसे सीखेंगे? हम क्लियर टेक्स्ट से सीखने वाले हैं इसको। ठीक होगी बात। एक और फॉर्म आया है, फॉर्म 26QB, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फॉर्म 26QB क्या होता है, इसकी भी आपसे चर्चा करेंगे, आज ही कर लेंगे। ठीक होगी बात। चलिए, इतनी इतनी बातों को हमने ये सीखा कि हम लोग अपने पूरे बैच में किन किन चीजों को सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा रिकैप है कि हम इसी के सहारे अपने पूरे बैच को आगे लेकर के चलेंगे। अब ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये तो बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन हमें इस प्रैक्टिकल को बताने के लिए थोड़ा थ्योरी पोर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो हम उसका सहारा लेंगे, क्योंकि बिना आपको थ्योरी आए आप प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन 20% थ्योरी होगी और 80% प्रैक्टिकल होगा, ये बात पक्की है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, मुकेश है हमारे यहाँ और प्रवीण है, टीडीएस के बारे में अभी तक क्या पता है? कोई ऐसी जानकारी जो आपके पास है कि टीडीएस क्या होता है, अगर कोई मुझसे शेयर करना चाहे या मुझसे बात करना चाहे, तो 5 मिनट के लिए मैं टाइम देता हूं कि अपना म्यूट ओपन करके मुझे बता सकता है कि टीडीएस को के बारे में अभी तक क्या समझ में आता है। जब अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, मैं शुरू करने से पहले ही पूछ ले रहा हूँ कि भाई टीडीएस के बारे में क्या जानते हैं। अगर कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है बेझिझक। हम बीच में सबसे सबका अपना अपना ओपिनियन लेते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी क्लास में जो लोग भी बैठे हैं वो अभी तक क्या समझ के आए हैं। अगर मुकेश और प्रवीण अगर कुछ समझा है अभी तक टीडीएस के बारे में, तो प्लीज शेयर करें। नहीं है तो वो भी बता दें, चैट बॉक्स में भी चैट करके आप बता सकते हैं। रेट ऑफ टीडीएस, टाइम ऑफ डिपॉजिट, अच्छा ये इसके बारे में कुछ चीजें पता है आपको। रिटर्न फाइलिंग के हाँ, बारे में कुछ चीजें पता है। नहीं, हम फाइलिंग में मुकेश, सारी चीजें करता हूँ। हम ये पूछ रहे हैं कि टीडीएस क्या होता है, इसके बारे में अगर कुछ पता हो तो बताओ। टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स होता है हम्म। जिसमें हमको सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करना रहता है और उसका फाइलिंग करना रहता है। तो हम्म। टीडीएस दो होता है, 24Q सैलरीज के लिए, और 26 जो है हम्म। सामने वाले का पर्सन का अपन डिडक्ट करते हैं। जैसे हम्म। परचेज के अगेंस्ट में ही हम्म। 50 लाख से अपर अगर होता है तो हम्म। परचेज करने में अपन टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जिसका फाइलिंग रहता हम्म। है। और हम्म। बहुत सारे सेक्शंस है, हम्म। 94C, J, H, I, हम्म। इस सारे का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। इस सारे का किया जाता है, चलो। अच्छा, जी। कोई ये आइडिया है कि टीडीएस जो है लाई ही क्यों है? टीडीएस क्यों हाँ, आया है? टीडीएस का जन्म क्यों हुआ है? मेरा क्वेश्चन बड़ा अटपटा है। वो ये है कि एक तरह टीडीएस। से ये एक तरह से ये बोल सकते हैं सामने वाले के जो इनकम है उसको एक तरह से पकड़ने के लिए लाया लाया गया है। बिल्कुल, कुछ कुछ बात बिल्कुल सही है, कुछ कुछ बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से एग्री करता इसमें हूँ। सेक्शंस में लिमिट्स तय किया गया है जिससे सामने वाले का इनकम हमको प्रूफ, मतलब इनडायरेक्टली तरीका से इनकम सामने वाले का जानना चाह रहा है, इसकी बिल्कुल वजह सही, से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कुछ कुछ ठीक हो गया है, चलो। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मुकेश और प्रवीण ने जो बात बताई है, प्रवीण भी जो कह रहे हैं कि टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए ही
हमने टीडीएस का जन्म हुआ है, बात तो बिल्कुल सही है। असल में टीडीएस का प्रोविजन लाया गया है चोरी को पकड़ने के लिए। यहाँ पर चोरियां हद से ज्यादा हो रही थी, और इतनी चोरियां हो रही थी कि सरकार के लिए चोरियों को पकड़ना बहुत जरूरी था। कुछ लूप होल्स थे ऐसे जिसका लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा लेते थे। उन लूप होल्स को पकड़ना बहुत जरूरी था। जैसे कि मुकेश ने अभी एक बात बताई कि सर परचेज पर भी अब टीडीएस आ गया है। जिस किसी का पूरे साल में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो और उसने उस पार्टी से 50 लाख से ज्यादा परचेज किया हो, तो उसको अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 206 क्यू इसके अंदर एक टीडीएस काटना है। और क्यों, क्या कहा गया है, चलिए अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करते हैं, इजी इजी लैंग्वेज में बात करते हैं कि अगर आपने 50 लाख से ज्यादा एक पार्टी से परचेज कर लिया, तो जिससे परचेज किया है वो भी आपका टीडीएस काटेगी, उस पर भी टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। क्यों लगेंगे? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आपने परचेज किया, ये बात आपको पता है और आपके सप्लायर को पता है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता। तो अगर जैसे ही सप्लायर टीडीएस काटेगा आपका, तो वो परचेज क्या होगी, रिपोर्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाख की परचेज इनकम टैक्स पोर्टल पर दिख गई, तो अब जिसने परचेज किया है उसके लिए ये बात मैंडेटरी हो जाएगी कि वो अपनी सही सही सेल को डिक्लेयर करे। अब कई बार ऐसा होता है कि परचेस तो कर लिया 50 लाख का और 1 करोड़ का, और जब सेल दिखाने की बारी आई, तो क्या किया, 5 लाख रुपए की सेल दिखा दिया और क्या कह दिया, बस मेरा तो 5 लाख का ही माल बिका है, ठीक है, हमने कुछ बेचा ही नहीं है। इस बात को पकड़ने के लिए, अब अगर मान लीजिए आपकी परचेज दिख रही है कि आपने 50 लाख की है और आपने सेल दिखा दी 5 लाख की, तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा कैसे, 50 लाख की आपने पूरे साल में परचेज किया और सिर्फ 5 लाख की किया। हमें तो लगता है कि आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं, हमें तो लगता है कि आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं। अब जिसने परचेज किया है, या ऐसा कह लें कि जिसने खरीदा है माल को, उसने बेच तो दिया है पूरा माल, उसके यहाँ स्टॉक है नहीं कुछ भी, लेकिन 45 लाख रुपए कैश में ले लिया और क्या कहा कि 1 नंबर में भैया हमको पैसा मत दिया करो, हमको लगता है सरकार की नजर हमारे ऊपर ज्यादा है। अगर तुमने 50 लाख का माल उसने मान लो बढ़ा करके 55 लाख में बेचा, तो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए अकाउंट में ले लिया और 45 लाख रुपए कैश में ले लिया। और क्या कहा, भैया हमको डर लगता है, हम नहीं चाहते हैं कि हमें पैसा अकाउंट में दो, क्योंकि हमको फिर 55 लाख की सेल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और अभी तो ये 55 लाख है, मान लो ये 55 करोड़ हो जाए, तो इसके ऊपर ऑडिट कराना पड़ेगा, दुनिया भर के झंझट होंगे। और उसके बाद हमको क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, आईटीआर फाइल करो, टैक्स ऑडिट करवाओ, फिर जो टैक्स आए वो टैक्स जमा कराओ, इतना झंझट है। हम तो चाहते हैं 10 लाख रुपए अकाउंट में दे दो भैया, हम 10 लाख रुपए की सेल डिक्लेयर कर देंगे और क्या करेंगे, 45 लाख रुपए हमको कैश में दे दो, हम लेके निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने क्या किया, परचेज पर ही टीडीएस लगा दिया कि अब परचेज सही सही डिक्लेयर करो, परचेज सही सही डिक्लेयर करो। जब परचेज डिक्लेयर हो जाएगी, तो सेल निकालना काफी आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। अगर आपकी परचेज है 50 लाख, आपने सेल दिखाई है 5 लाख, तो हमारे लिए बड़ा आसान काम होगा कि हम आपको एक प्रेम पत्र जारी करें, और प्रेम पत्र जारी करके ये आपसे पूछें कि बताओ भाई ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया, बताओ भाई ये पैसा कहाँ गया, जिस पैसे में, बताओ भाई ये पैसा कहाँ गया, जो पैसा, आप, हमें तो लगता है कि ये सेल हो गया है, लेकिन आपने सेल डिक्लेयर ही नहीं किया। आप तो, हमें लगता है इनकम टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं और आप जीएसटी की भी चोरी कर रहे हैं। चोरी को पकड़ने के लिए टीडीएस के प्रोविजंस लाए गए, और अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन आए, आपको एक एक करके बताएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आपकी इनकम को पकड़ने के लिए, जिससे आपकी इनकम को पकड़ने के लिए बहुत सारे चीजें बनाई गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी उन टर्म्स को यूज करेंगे जो टर्म्स हम आगे समझने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कृधा लीगल स्टार है, ये एक ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक लीगल फर्म है, ठीक है। इन्होंने इन्होंने एक सर्विस लिया
किससे? किससे? मुकेश से। इन्होंने एक सर्विस लिया, किससे? मुकेश से एक सर्विस लिया। और क्या सर्विस लिया? बेसिकली इन्होंने एक कंसल्टेंसी लिया 1 लाख रुपए की। इन्होंने ये बोला कि देखो, कृधा लीगल स्टार ने बोला मुकेश से कि मुकेश, मैं ना एक इनकम टैक्स के केस में हम लोग फंस गए हैं। ये एक एडवोकेट फर्म है बेसिकली, और मुकेश की एक कंसल्टेंसी फर्म है, ऐसा मान लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कृधा लीगल स्टार ने कि एक हम एक कंसल्टेंसी में फंस गए हैं, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी है, आप कंसल्टेंसी दे दीजिए और हम आपको इसके बदले में 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख प्लस जीएसटी, मान लो 18% जीएसटी है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 18,000 रुपीज, मतलब 18% जीएसटी। तो इनका टोटल बन जाएगा 1.18 लाख, मतलब 1,18,000 रुपए। मुकेश ने कहा ठीक है, मैं आपको सर्विस दे देता हूं और आप मुझे 1,18,000 रुपए पे कर दीजिए। ठीक होगी बात? लेकिन मुकेश ने क्या कहा, अब इसमें देखो, जो कृधा लीगल स्टार है वो है डिडक्टर। डिडक्टर का मतलब होता है पैसा काटने वाला। डिडक्टर का क्या मतलब होता है? पैसा काटने वाला। जिन्होंने पैसा काटना है, या ऐसा कह लें कि जिन्होंने सर्विस को अवेल किया है। सर्विस अवेल किसने किया है? कृधा लीगल स्टार ने किया है। तो पेमेंट कौन करेगा? कृधा लीगल स्टार करेगी। तो डिडक्टर वो इंसान होता है, डिडक्टर वो इंसान होता है हु अवेल्ड द सर्विस, who availed the service and made payment। डिडक्टर वो इंसान है जिसने सर्विस को अवेल किया और वो पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है? डिडक्टी, डिडक्टी वो इंसान होता है जिसने सर्विस दिया है। ठीक है? ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, और एंड रिसीव्ड द पेमेंट, इसने पेमेंट को, सर्विस प्रोवाइड किया और पेमेंट को रिसीव किया। ये है डिडक्टी। कृधा लीगल स्टार ने क्या कहा? कृधा लीगल स्टार ने कहा हम आपको 1,18,000 रुपए नहीं देंगे। तो मुकेश ने कहा क्यों? क्यों नहीं देंगे आप? मेरा 1 लाख रुपए मुझे दीजिए और साथ में 18% का जीएसटी है वो भी दीजिए। कृधा लीगल स्टार ने कहा हम आपको बस 1,08,000 रुपए ही देंगे। मुकेश ने कहा ये क्या बात हुई, मेरा 10,000 रुपए क्यों काट लिया आपने? तो कृधा लीगल स्टार ने कहा कि देखिए, मैंने आपको 1 लाख का पेमेंट किया है, मैं आपको मेरी किताबों में, मतलब कृधा लीगल स्टार की बुक्स में, ये 1 लाख रुपए खर्चा होगा, क्योंकि कृधा लीगल स्टार ने कंसल्टेंसी लिया है, मुकेश जायसवाल से लिया है। तो कृधा लीगल स्टार चाहेगी कि जब वो अपनी किताबों को फाइनल करे तो वो 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करे। कैसे क्लेम करे? कंसल्टेंसी एक्सपेंस में क्लेम करेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने कंसल्टेंसी लिया है। या मान लो कोई और सर्विस लिया होता तो वो वहां पर अपनी किताबों में 1 लाख का खर्चा क्लेम करती। खर्चा क्लेम करने की पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने टीडीएस काटा हो और काट के जमा करवाया। तो कृधा लीगल स्टार क्या करेगी? 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज क्या करेगी? टीडीएस काट लेगी मुकेश का और उसको जमा करवा देगी वाया इनकम टैक्स पोर्टल। किसके पैन पर? मुकेश जायसवाल के पैन कार्ड। क्या कहेगी कृधा लीगल स्टार? ये कहेगी कि मैं आपका 1,18,000 रुपए बनता है, मैं मानती हूँ इस बात, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ हम 1,08,000 रुपए ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि 1 लाख का 10%, 10,000 होता है, जो मैं काट करके आपके पैन कार्ड पर चढ़ा दूंगी इनकम टैक्स। मतलब 10,000 रुपए भी आपका ही है, लेकिन आपको मैं नहीं दूंगी। आपको अगर क्लेम करना है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना रिटर्न फाइल करके क्लेम कर लीजिए, हम नहीं देने वाले इस पैसे। तो मुकेश जायसवाल ने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो कृधा लीगल स्टार ने कहा ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब मेरी किताबों का ऑडिट हो, ताकि जब मैं अपना रिटर्न फाइल करूं तो मुझे इस 1 लाख का खर्चा क्लेम करने को मिल जाए। एक लाख का खर्चा क्लेम करने को मिल जाए। अब मैं आपको आगे एक बात बताऊंगा कि अगर मान लीजिए इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो ये कृधा लीगल स्टार का खर्चा खर्चा ही नहीं माना जाएगा। ये जिम्मेदारी टैक्स ऑडिट के टाइम पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है कि वो इस खर्चे को डिस अलाउ कर दे, इस खर्चे को क्या करे? डिस अलाउ कर दे अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करते टाइम। तो यहाँ पर इसलिए कृधा लीगल स्टार 10,000 रुपए काटेगी, और बेसिकली काट करके कोई कृधा लीगल स्टार अपने पास नहीं रखेगी। ये क्या करेगी? इमीडिएटली अगले महीने की 7 तारीख तक ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10,000 जमा करवा देगी वाया चालान 281। और जमा करवाने के बाद इनको, मुकेश जायसवाल को एक एक फॉर्म आता है,
फॉर्म 16A वो जनरेट करके दे देगी कि भैया ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, हमने आपका सारा पैसा जमा करवा दिया है। अब आपको जो 10,000 रुपए अगर चाहिए तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले लीजिए, मुझसे मांगने मत आइएगा, क्योंकि मैंने आपको 1,08,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है, और 10,000 रुपए मैंने आपके नाम पर इनकम टैक्स पर चढ़ा दिया। आप इनकम टैक्स से जाकर के ले लीजिए, और आप अपने 26AS में देख सकते हैं, आपको ये पैसा दिख भी रहा हो। जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर देंगे, तुरंत ही मुकेश जायसवाल के 26AS में ये पैसा दिखने भी लगेगा। अब 26AS क्या होता है इसकी बात बाद में करेंगे। पैसा चालान 281 से जमा होता है, इसकी बात भी बाद में करेंगे। ये सारी बातों को क्या करेंगे हम, बाद में करेंगे। अभी इतना समझिए कि मुकेश जायसवाल का नुकसान नहीं हुआ कोई, बस सिर्फ मुकेश जायसवाल को वो पैसा नहीं मिला, और वो पैसा मुकेश जायसवाल के नाम से कृधा लीगल स्टार ने इनकम टैक्स पोर्टल में जमा करवा दिया। ठीक हो गई बात। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, यस और नो में रिप्लाई करो, क्या बात क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस। बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं आगे। अभी आपको बातें लगेंगी जनरल जनरल सी, सबको समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन पता नहीं कि कब कौन सी बात स्लिप हो जाए आपके माइंड से, इसलिए ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। तो यहां पर काटने वाला कौन है, डिडक्टर कौन है, कृदा लीगल स्टार, और कटेगा किसका? भैया कटेगा तो मुकेश जायसवाल, कटेगा किसका, मुकेश जायसवाल का, और कट गया, देखते ही देखते कट गया। 10,000 रुपए का चूना तो लग गया मुकेश जायसवाल को, ये पैसा भी उसको मिलता लेकिन नहीं मिला, और ये पैसा इनकम टैक्स पोर्टल में चढ़ा दिया गया। अब मुकेश जायसवाल से ये कहा गया कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए और जा करके क्लेम कर लीजिए अपना टीडीएस, अगर आपका रिफंड बनता होगा तो मिल जाएगा, और अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होगी तो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये आपका आउटलुक है। मुकेश जायसवाल से कहा गया ये आपका आउटलुक है, मुझे नहीं पता, मुझसे तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बस ये है कि मुझे टीडीएस काट के जमा करवाना है, क्योंकि मेरे ऊपर मैंडेटरी है टीडीएस को जमा करना। अब ये मैंडेटरी क्यों है, इसकी चर्चा तो हम अपने अभी 10 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि मैंडेटरी क्यों है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब इससे 2 मिनट जुड़ी एक बात और कर लेते हैं। मुकेश जायसवाल के दिमाग में एक, मुकेश जायसवाल एक शैतानी खूबी थी, ठीक है, मुकेश एक शैतानी खूबी थी। तो मुकेश ने क्या कहा कि हम आपको एक तरीका बताते हैं कृधा लीगल स्टार, आप क्यों ये सब झंझट में पड़ रही हैं, आप क्यों ये सब झंझट में पड़ रही हैं, आप ऐसा करिए कि आप 18,000 रुपए हमें मत दीजिए, हमको जीएसटी नहीं चाहिए, ठीक है, 1 लाख मेरा बनता है, आप मेरे को 1 लाख रुपया कैश में दे दीजिए। मुकेश जायसवाल की शैतानी खोपी थी, उसने कहा कहाँ इनकम टैक्स के चक्कर में पड़ रहे हैं, अभी 1 लाख रुपए रिपोर्ट हो जाएगा, फिर हमको वहां जाकर के इनकम भी दिखानी पड़ेगी, और कहाँ झंझट में पड़ेंगे यार, छोड़ो हटाओ, कैश में ले लेते हैं पैसा। 10,000 का टीडीएस पीडीएस मत काटिए, और हमको पैसा कैश में दे दीजिए, किस्सा ही खत्म। ना बैंक में पैसा आया, ना सरकार को पता चला, क्योंकि टीडीएस में भी नहीं दिखाया गया, तो हम तो बच के निकल गए। और क्या हुआ, हम तो बच के निकल गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी को क्या ही पता चलेगा कि आपने किससे कैश ले लिया है। तो कृधा लीगल स्टार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्योंकि हमें अपना टैक्स ऑडिट करवाना है, और टैक्स ऑडिट करवाते समय हमारा जो सीए है वो ये बात देखेंगे कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जितने खर्चों को डेबिट किया है वो सारे खर्चे पर टीडीएस कटा है या नहीं कटा है।